हाय, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। और आशा करता हूँ पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा, तंदुरुस्त भी होगे, स्वस्थ भी होगे और मस्त भी होगे, है कि नहीं? तो क्या मुंशी जी, आप मस्त हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं हमारे मुंशी जी भी मस्त है, हम भी मस्त है और आपको भी मस्त रहना है, क्योंकि पढ़ाई बढ़िया होना चाहिए। पढ़ोगे तब तो आगे बढ़ोगे, है कि नहीं? और जो हमारा मिशन है ना बच्चों, मिल करके हमारे साथ पूरा करो, क्योंकि हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। कुछ कर नहीं, अब इस बार करके दिखाना है। तो क्या करके दिखाना है प्यारे बच्चों? आज का डे हो गया हमारा फ्राइडे, और आज है हमारा चौथा दिन यानी फ्राइडे। और फ्राइडे को हम लोग टाइम टेबल के मुताबिक आज किस सब्जेक्ट का क्लास है प्यारे बच्चों? इकोनॉमिक्स का है। तो क्लास 12 क्या स्टार्ट है? करें? आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी होना है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन को हम सभी देखते हैं, किधर? बोर्ड पे। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12। आज चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 1 पार्ट 1। आपके चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों मनी, पैसा, बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन। तो बता दो बच्चों कि पैसा का नाम सुन करके किनको खुशी नहीं मिलता है कि नहीं? अगर हम मुंशी जी को अभी हजारों रुपए दे देना, मान लो अगर एग्जाम्पल 1000 रुपए दे देना, तो फूले ना समाएंगे। ठीक है, बोलेंगे सर पता हम सबसे पहले क्या खाएंगे? गुपचुप खाएंगे, है कि नहीं डियर बच्चों? गुपचुप बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। चलो वो सब हम लोग जाने देते हैं, खाने पीने के बाद में करते, भूख लग जाएगा नहीं तो। मनी, बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन, ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम सभी बहुत कुछ जानने वाले हैं, अब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, और हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखते हैं इस चैप्टर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एडम स्मिथ और जॉन मेनाई किंग्स द्वारा कई मुद्राओं की परिभाषाओं में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन द definition of money given by Adam Smith and John Maynard Keynes। ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने मुद्राओं को यानी मनियों को कैसे परिभाषा किया है अलग अलग अंतर से। तो देख सकते हैं एडम स्मिथ का कहना था कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का मध्यम होती है। ठीक है, और जॉन मोनार्ड किन्स का कहना था कि मुद्रा न केवल विनिमय का माध्यम है, बल्कि ये मूल्य संचय भी है, यानी ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। और एडम स्मिथ का कहना था ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, इसका मुख्य अंतर देख सकते हैं बच्चों कि एडम स्मिथ ने मुद्रा को केवल वस्तु के आदान प्रदान का साधन माना है। यानी एडम स्मिथ का कहना था जो पैसा होता है ना बच्चों, पैसा से हम लोग किसी वस्तु को लेन देन कर सकते हैं, यानी उसे पैसा देकर उसके बदले में हम लोग सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, ये किसका कहना था? एडम स्मिथ का कहना था। लेकिन देखिए, जबकि किन्स का कहना कितना बहुत बड़ी बात थी या बहुत बढ़िया बात था। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, मूल्य को संचित करने का साधन भी बताया। यानी पैसा अगर आप जमा करते हो तो भविष्य में काम देगा, ये भी उन्होंने बताया। अगर आज आपको 100 रुपये का काम नहीं है तो 50 रुपये खर्च कर दो, कल 50 रुपये खर्च करेंगे, कम से कम फ्यूचर के लिए तो बचाना पड़ेगा। ये किनका सोच था? किनका था प्यारे बच्चों? जॉन मोनार्ड किन्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि मुद्रा के दो प्रमुख गुणों का उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, यानी एक्सप्लेन टू द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द मनी विथ एग्जांपल। तो क्या आपको नहीं पता है? पता होना चाहिए ना। चलो देखते हैं क्या है। पूछा गया कि पैसा का दो मुख्य गुण बताना। तो ध्यान दो बच्चों, दो गुण। तो पहला गुण हम लोग लेते हैं सामान्य स्वीकृति, जिसे जनरल एक्सेप्टेबिलिटी कहते हैं। यानी मुद्रा को हर व्यक्ति वस्तु और सेवाओं के बदले स्वीकार करता है। अब तो पैसा का इस्तेमाल प्यारे बच्चों हम लोग किस लिए ज्यादातर यूज करते हैं? वस्तु और सेवा को बदले स्वीकार, यानी लेन देन में यूज करते हैं। जैसे कि 500 का नोट हो गया, हर जगह स्वीकार किया जाता है। चलता है कि नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है। दूसरा विभाज्यता, यानी डिजिबिलिटी, मुद्रा को छोटे छोटे भागों में भी बांटा जा सकता है। क्या 500 के नोट को हम बांट नहीं सकते? बिल्कुल बांट सकते हैं। अब 100 का नोट अगर चाहिए तो कितना मिल जाएगा? 500 में 5 मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो मुद्रों को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि 100 का, 50 का, 20 का, 10 का में बांटा जाता है। तो क्या बच्चों अब बोलोगे सर 5 का भी तो कॉइन होता है? बिल्कुल होता है प्यारे बच्चे, 5 का भी कॉइन होता है, 10 का भी होता है, 20 का भी कॉइन है, और अभी देखा जाए तो 100 रुपये का भी कॉइन है कि नहीं है? चलिए देख सकते हैं हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है बच्चों कि वस्तु विनिमय प्रणाली की दो प्रमुख विशेषताएं और दो समस्याएं बताना है। यानी जो वस्तु विनिमय है, बोलने के मतलब फीचर्स ऑफ द टू प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के द्वारा ये बताना है कि दो प्रमुख विशेषता और दो समस्या को बताना है।
तो देख सकते हैं विशेषता, विशेषता बोला गया है वस्तु का सीधा विनिमय होता है, यानी ये डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी जो पैसा होता है ना इसको डायरेक्ट बताया जा रहा कि लेन देन में काम आता है। दूसरा, मुद्रा का उपयोग नहीं होता है, नो उपयोग ऑफ मनी, यानी ये किसका फीचर बता दिया भाई, देखिए तो वस्तु विनिमय प्रणाली का दो प्रमुख विशेषता बोला है। तो विशेषता ये हो गया कि वस्तु का सीधा विनिमय होता है, यानी डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड होता है, या फिर वो नो यूज ऑफ मनी, या फिर मनी का यूज नहीं होगा। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कठिन होता है, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण कठिन होता है। ठीक है, अब देखा जाए फीचर्स क्या क्या था, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड और नो मनी यूज। तो प्रॉब्लम में क्या आ जाएगा, डबल कंसिस्ट, क्या लिखा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड सेकेंड डिफिकल्टी ऑफ मेजरिंग वैल्यू, ये समस्या हो जाएगा और ये उसका विशेषता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि मुद्रा का मूल्य का संचय के रूप में क्या महत्व है। मतलब बोला गया है कि पैसा को जमा, यानी देखो मनी जो है इसको स्टोर वैल्यू करने का क्या महत्व है, उदाहरण सहित बताना है। तो आप बता नहीं सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। तो देखो इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा को भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यह व्यक्ति को अपनी क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर, जिसे मतलब खरीदने की शक्ति बोला जाता है, क्रय शक्ति कहा जाता है, भविष्य के लिए बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण अगर ले लिया जाए, व्यक्ति आज पैसे से, अगर कोई भी व्यक्ति आज पैसे से बचाकर या पैसा बचाकर भविष्य में वस्तु या सेवाएं खरीद सकता है। खरीद सकता है कि नहीं, बिल्कुल खरीद सकता है। अगर एग्जाम्पल ले लो बच्चों, आज आपके पास घड़ी नहीं है, लेकिन आज से आप 1 महीना तक डेली 20 रुपया करके बचाते हो, तो आपका 1 महीना में 600 रुपया जमा हो जाएगा और 600 रुपया में एक अच्छा सा घड़ी आप खरीद सकते हो। खरीद सकते हो कि नहीं, बिल्कुल खरीद सकते हो। तो ये होती है अच्छी सोच। पैसा अगर ज्यादा मिलता है तो उसका आधा यूज करें और आधा कल के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारकों को समझाएं। देख सकते हैं बच्चे, दो आपूर्ति कैसे पूरा होता है। एक तो हमें बैंक, केंद्रीय बैंक की नीति के द्वारा होता है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ पॉलिसी कहते हैं, जो ब्याज दर और नगद आरक्षित अनुपात के बदलाव में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाती है या घटाती है, बढ़ती है घटती है। और दूसरा हो जाएगा व्यापारिक बैंकों को ऋण नीति, जब बैंक अधिक ऋण देते हैं तो मुद्रा की आपूर्ति भी बढ़ती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, M1 और M3 मापन के बीच क्या अंतर होता है बच्चों। M1 और M3 मापन के बीच क्या अंतर होता है, देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M3। ठीक है, तो ये मापन हो गया M1, M1 का घटक है, घटक बोला जाए तो कंपोनेंट है, और डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अंतर। तो पहला अंतर यह है कि एक करेंसी को ना चालू जमा कर सकता है, यानी डिमांड डिपॉजिट है, या फिर अन्य जमा भी कर सकता है। और इसका विवरण यह है कि सबसे अधिक तरल मुद्रा होता है, सबसे अधिक तरल मुद्रा होता है। नेक्स्ट इसी में देख सकते हैं दूसरा, M1 प्लस सावधि जमा होता है, यानी ये टाइम में डिपॉजिट होता है। देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए M1, देखिए इतना लंबा चौड़ा देखने का कोई दरकार नहीं है आपका। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट देखे, ये और ये उतना ध्यान मत दीजिए, आप सिंपल सा इस पे देख सकते हैं। जो M1 है ये करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट भी होता है, जो मोस्ट लिक्विड होता है, और M3 जो होता है M1 प्लस M टाइम डिपॉजिट होता है, जो लेस लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय बैंक की मुद्रा के दो प्रमुख घटकों का व्याख्या कीजिए। बोला गया है कि केंद्रीय बैंक, यानी केंद्रीय बैंक बोलने का मतलब सेंट्रल बैंक, आपको पता है। एक्सप्लेन टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का दो प्रमुख घटक का नाम बताना है। तो पहला करेंसी नोट हो जाएगा और दूसरा सिक्का। एक जो नया नया नोट का करेंसी नोट होता है वो हो गया, और दूसरा हो गया कॉइन्स, जिसे सिक्के कहते हैं। तो करेंसी नोट है ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, सभी को पता है। जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, ये सरकार के द्वारा जारी किए गए और केंद्रीय बैंक द्वारा प्रचलन में रखे गए सिक्के होते हैं। यानी जो मुद्रा यानी करेंसी नोट होते हैं ना, वो केंद्रीय बैंक के द्वारा यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा बनते हैं। और जो सिक्के होते हैं 1 रुपये का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का या 100 रुपये का जो सिक्के होते हैं, ये सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं और केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रचलन में
रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, व्यापारिक बैंक की मुद्रा किन रूपों में उपयोग की जाती है, समझाएं। इन व्हाट फॉर्म इज द मनी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक यूज्ड, एक्सप्लेन करें। तो देख सकते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या काम करता है। तो पहला काम ये करता है जमा राशि यानी डिपॉजिट करता है ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा की गई राशि को। दूसरा चेक और ड्राफ्ट करता है यानी चेक और ड्राफ्ट भुगतान और लेन देन के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय बैंक की मुद्रा और व्यापारिक बैंक की मुद्रा में दो प्रमुख अंतर लिखें। देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि केंद्रीय बैंक की मुद्रा, व्यापारिक बैंक की मुद्रा। तो केंद्रीय बैंक की मुद्रा में स्वरूप नोट और सिक्के होते हैं और व्यापारिक बैंक की मुद्रा में जमा राशि और चेक होते हैं। दूसरा, जो केंद्रीय बैंक है उसमें निर्गम केवल केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और जो व्यापारिक बैंक की मुद्रा होती है ये बैंकों के ऋण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सेंट्रल बैंक होता है ये नोट और कॉइन को इशू करता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। जो कमर्शियल बैंक होता है ये डिपॉजिट करता है, वो भी कैसे, क्रिएटेड थ्रू अ लोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, व्यापारिक बैंक के दो प्राथमिक कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यापारिक बैंकों के दो प्राथमिक कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। दो फंक्शन देख सकते हैं बच्चों, कौन कौन सा, पहला जमा स्वीकार करना यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा ऋण देना यानी प्रोवाइडिंग द लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, शाख निर्माण क्या है, व्यापारिक बैंक शाख का निर्माण कैसे करते हैं। देख सकते हैं बच्चों, व्हाट इज द क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, हाउ डू कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट क्या होता है। शाख निर्माण का अर्थ होता है जब बैंक जमा की राशि के आधार पर कई गुना ऋण देते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, जिसे शाख निर्माण कहते हैं। और बैंक, दूसरा पूछा गया कि हाउ डू कॉमर्शियल बैंक क्रिएट, ये क्रेडिट कैसे करता है कॉमर्शियल बैंक से। तो जो बैंक जमा राशि का एक भाग नगद आरक्षित रखकर शेष राशि ऋण के रूप में देता है। आपको क्या लगता है कि बैंक हमें लोन देता है, वो किसी और का पैसा देता नहीं, जो हम लोग बैंक में जो बड़े बड़े लोग जो जमा करते हैं ना, लाखों करोड़ों रुपए जमा करते हैं, वही सभी पैसे को हमें लोन के रूप में बैंक देता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, व्यापारिक बैंकों द्वारा दी गई जानने वाली दो प्रमुख एजेंसी सेवाएं बताइए। दो प्रमुख एजेंसी सेवा ये है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं कि ग्राहकों की ओर से भुगतान, मेकिंग पेमेंट फॉर कस्टमर, दूसरा सेफ कस्टडी फॉर द वैल्यूएबल। अब इसका मतलब ग्राहकों की ओर से भुगतान, जैसे बिल, बिजली बिल, टैक्स भरना आदि का भुगतान करते हैं। मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा करना, जैसे कि लॉकर का सुविधा प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक जमा और गौण जमा में क्या अंतर है। प्राथमिक बोले तो प्राइमरी डिपॉजिट और गौण बोले तो सेकेंडरी डिपॉजिट में क्या अंतर है प्यारे बच्चों। देख सकते हैं जो प्राइमरी डिपॉजिट होता है इसमें ग्राहक के द्वारा सीधे बैंक में जमा की गई राशि होती है। जो सेकेंडरी डिपॉजिट होता है ये बैंक द्वारा दिए गए ऋण से उत्पन्न जमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 14, शाख निर्माण की दो प्रमुख विधियों कौन कौन सी है। शाख निर्माण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, व्हाट आर द टू मेन मेथड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्या है, पहला है एकल बैंक द्वारा शाख निर्माण यानी क्रेडिट क्रिएशन बाय अ सिंगल बैंक, दूसरा बैंकों की श्रृंखला द्वारा शाख निर्माण। क्वेश्चन नंबर 15, शाख गुणक को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का संक्षेप में समझाएं। बोला गया है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना है बच्चों मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रेडिट मल्टीप्लायर। देख सकते हैं बच्चों यहाँ दो बताया गया है, नगद आर्थिक अनुपात में, यानी जितना अधिक आर्थिक अनुपात होगा शाख निर्माण उतना कम होगा। ठीक है, दूसरा जनता के नगद रखने की प्रवृत्ति क्या होती है, तो पब्लिक कैश होल्ड हैबिट क्या होता है। यदि जनता नगद अधिक रखती है तो शाख निर्माण घटता है। अगर हम बैंक में जाकर पैसा ही नहीं जमा करेंगे और हर कोई बैंक में जाकर पैसा जमा नहीं करेगा तो बैंक पता है कल जाकर के आपको लोन भी नहीं देगा। ठीक है, अगर सभी कोई चाहे कि नहीं सारा पैसा हम अपने घर पे रखें, बैंक में जाकर जमा ना करें, तो बैंक कल से जाकर के किसी को लोन देना भी बंद कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
ये था बच्चों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बार कमेंट में जरूर जाके बता दे बच्चों कि मजा आता है कि नहीं आता है, ठीक है? क्योंकि आपका जो एक कमेंट होता है ना, ये कमेंट जब आता है ना तो मजा आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि खुद को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलने लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं सच में मजा आ रहा पढ़ाने में, है कि नहीं? और मुझे तो बड़ा मजा आता है यार, वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे लाइफ साइंस हो, ठीक है? एक चीज और बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं ना, हम सभी चाहते हैं कि क्वेश्चंस का जो आंसर होता है ना आसान पैटर्न में दिया जाए, जिसकी वजह से आपको याद करने में दिक्कत ना हो और आसानी से याद हो जाए, है कि नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे अच्छे से याद करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है? और हम सभी मिलते हैं अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।